तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है और जन स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री हरीश राव चाहते हैं कि लगातार बारिश के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क रहे और मंत्री हरीश राव ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की कोई रुकावट न हो। उपकेंद्र स्तर से लेकर हैदराबाद के मुख्य अस्पतालों तक चिकित्सा कर्मचारियों को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी को भी असुविधाएं न हो। सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार सरकार एजेंसी क्षेत्रों में लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए यदि आवश्यकता हो तो हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करने के लिए तैयार है। जैसे तेलंगाना अम्बेडकर सचिवालय के सामने बारिश का पानी जमा हो गया और बस स्टॉप पर पानी भर गया। खैरताबाद डीसीसी अध्यक्ष रोहिन रेड्डी ने विरोध व्यक्त किया है। रोहिन रेड्डी ने तेलंगाना सचिवालय के अंतर्गत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और बस स्टॉप के पानी में डूब जाने के बाद सड़क पर खड़े होकर सिटी आरटीसी बसों के इंतजार में खड़े शहरवासियों से उन्होंने बात की और समस्याओं के बारे में जाना। सीएम केसीआर जिन्होंने दावा किया था कि वह हैदराबाद के शहर को 10 साल बनाएंगे, उन्होंने लोगों से इस बार सीएम केसीआर व मंत्री केटीआर को बाय बाय कहने को कहा। वेदा रजनी साइचन ने टीएसडब्ल्यूसी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और नामपल्ली में गिदगुला संस्था कार्यालय में आज कार्यक्रम के राज्य में कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी, रायतु बंधु समिति के राज्य अध्यक्ष एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी और कृषि सचिव रघुनंदन राव उपस्थित थे। सड़क और भवन राज्य मंत्री व्यामुला प्रशांत रेड्डी ने राज्य गोदाम निगम के अध्यक्ष के रूप में वेदा रंजनी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और उन्हें बधाई दी। इसी कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी, एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी, विधायक अल्ला वेंकटेश्वर रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। रंगारेड्डी जिले के बाटसिंगारम में केसीआर सरकार ने जो डबल बेडरूम घर भव्य तरीके से बनवाए थे वो अभी तक नहीं पाए हैं और घरों के साथ पर दीवारें नजर आ रही है। केसीआर सरकार द्वारा शुरू की गई डबल बेडरूम योजना के हिस्से के रूप में बाटसिंगारम के निर्माण अधूरा रह गया है। कार्य में प्रगति नहीं होने पर बाधाएं आ रही है और इसी बात को लेकर आलोचना हो रही है कि लाभार्थियों को मकान दिए भी जाएंगे या फिर नहीं। चलो बाटसिंगारम के मद्देनजर पुलिस ने जिले में जगह जगह बीजेपी नेताओं को नजरबंद कर दिया है और इसी के अलावा पुलिस ने भाजपा कार्यालय के सामने भरी सुरक्षा व्यवस्था करी है और पुलिस पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा और ईटेला राजेंद्र के आवास पर पहुंच चुकी है और उन्हें नजरबंद कर चुकी है। किशन रेड्डी के साथ बाटसिंगारम के लिए निकले राजेंद्र विधानसभा प्रभारी बुक्का वेणुगोपाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी को पुलिस ने शमशाबाद एयरपोर्ट के पास रोका। भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने किशन रेड्डी, विधायक रघुनंदन राव और राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा नेताओं के साथ बारिश में सड़क पर विरोध कर प्रदर्शन किया है। काफिलों को आउटर रिंग रोड पर पुलिस ने रोक दिया जब वह डबल बेडरूम का निरीक्षण करने जा रहा था। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई और केसीआर जेल तैयार करे। किशन रेड्डी ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम सब तैयार हैं। भाजपा तेलंगाना अध्यक्ष किशन रेड्डी द्वारा गरीबों के लिए डबल बेडरूम घरों की मांग को लेकर धरने के आह्वान के बाद पुलिस ने कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को बाटसिंगारम के रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। ईटेला राजेंद्र के घर के सामने सड़क पर बैठकर विरोध जताया और बाटसिंगारम से निकल रहे ईटेला राजेंद्र को जब पुलिस ने रोका है तो ईटेला राजेंद्र ने अपने घर के सामने सड़क पर अपना बैग फेंक कर विरोध जताया। बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता सुदर्शन यादव और माधवाचारी भड़के हुए हैं और उन्होंने कहा कि गरीबी के पास 9 साल से कोई घर नहीं है। उन्होंने बाटसिंगारम में लोगों को अधूरा निर्माण दिखाते हुए कहा है कि केसीआर द्वारा गरीब लोगों को धोखा दिया गया है। बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता सुदर्शन यादव और माधवाचारी भड़के हुए हैं और उन्होंने कहा कि गरीबी के पास 9 साल से कोई घर नहीं है। उन्होंने बाटसिंगारम में लोगों को अधूरा निर्माण दिखाते हुए कहा है कि केसीआर द्वारा गरीब लोगों को धोखा दिया गया है। टीपीसीसी प्रवक्ता अद्दकी दयाकर ने कहा है कि हैदराबाद के निचले इलाकों में बाढ़ के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में बनी इमारतें ही है, बल्कि बीआरएस और भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इमारतें कई नहीं है।
टीपीसीसी प्रवक्ता अद्दकी दयाकर ने कहा है कि हैदराबाद के निचले इलाकों में बाढ़ के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में बनी इमारतें ही है, बल्कि बीआरएस और भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इमारतें कई नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीएच ने कहा है कि बीसी गर्जना सार्वजनिक बैठक के लिए संयुक्त जीरो में तैयारी बैठकें की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बीसी गर्जना सभा में भाग ले रहे हैं। वीएच ने आलोचना करी है कि केवल कांग्रेस ने ही बीसी को न्याय दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीएच ने कहा है कि बीसी गर्जना सार्वजनिक बैठक के लिए संयुक्त जीरो में तैयारी बैठकें की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बीसी गर्जना सभा में भाग ले रहे हैं। वीएच ने आलोचना करी है कि केवल कांग्रेस ने ही बीसी को न्याय दिया है। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोंदर रेड्डी ने कहा है कि पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी द्वारा गठित समिति ने 111 जीवासी और क्षेत्र स्तरीय निरीक्षण किया है। समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों ने पूरी जानकारी एकत्र करी है। कोंदर रेड्डी ने कहा कि यह रिपोर्ट जुड़वा जलाशयों की रक्षा, तालाबों की रक्षा और वहां से किसानों के हितों की रक्षा के लिए तैयार करी गई है। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोंदर रेड्डी ने कहा है कि पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी द्वारा गठित समिति ने 111 जीवासी और क्षेत्र स्तरीय निरीक्षण किया है। समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों ने पूरी जानकारी एकत्र करी है। कोंदर रेड्डी ने कहा कि यह रिपोर्ट जुड़वा जलाशयों की रक्षा, तालाबों की रक्षा और वहां से किसानों के हितों की रक्षा के लिए तैयार करी गई है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने आबकारी अधिकारियों को अवैध शराब सप्लायर्स के खिलाफ पीडी एक्ट का मामला दर्ज करने की सलाह दी है और हवाई अड्डे, रेलवे, बस और परिवहन के अन्य साधनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाली शराब को रोकने के लिए व्यापक जांच की जानी चाहिए। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने मध्य निवेश एवं उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करी है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के तेलंगाना राज्य सचिवालय में अपने कार्यालय में राज्य के निषेध उत्पाद शुल्क विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा करी है। इसी समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को दूसरे राज्यों से अवैध रूप से राज्य में लाई जा रही अवैध शराब की रोकथाम पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया। मंत्री ने अधिकारियों को हैदराबाद में हवाई अड्डे, रेलवे, बस और परिवहन के अन्य संसाधनों के माध्यम से राज्य में आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए व्यापक जाँच करने का आदेश दिए हैं। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने निर्देश दिया कि राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों रेलवे, बस स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस परिवहन संचालकों को नोटिस जारी करें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। कांग्रेस सतक्का ने कहा है कि मणिपुर में अत्याचार हो रहा है। दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने 79 दिन बाद इस पर बात करी और सतक्का ने खुलासा किया कि मोदी ने लोगों द्वारा जताए गए गुस्से को कम करने के लिए ये बात कही है। कुकी जनजाति पर हमले और हत्याएं दुखद है। कांग्रेस सतक्का ने कहा है कि मणिपुर में अत्याचार हो रहा है। दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने 79 दिन बाद इस पर बात करी और सतक्का ने खुलासा किया कि मोदी ने लोगों द्वारा जताए गए गुस्से को कम करने के लिए ये बात कही है। कुकी जनजाति पर हमले और हत्याएं दुखद है। वामपंथी छात्र संघों के नेताओं और ओयू विद्वानों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में सांप्रदायिक झड़पों को रोकने में विफल रहे हैं। आर्ट्स कॉलेज परिसर में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका गया। छात्र संघों ने नेताओं ने कहा है कि 3 महीने से मणिपुर में मेती और कुकी जातीय समूह के बीच संघर्ष चल रहा है और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार झड़पों को रोकने में विफल रही है। इसी तरह से कुकी जनजाति की 3 महिलाओं को सार्वजनिक संस्थानों पर नग्न घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबरदार महिला व्यतिरेकी नरेंद्र मोदी, खबरदार महिला व्यतिरेकी नरेंद्र मोदी, అండగా నిలబడతాం మణిపూర్ మహిళలకు అండగా నిలబడతాం, అండగా నిలబడతాం మణిపూర్ మహిళలకు అండగా నిలబడతాం, రాజీనామా చేయాలి మోడీ వెంటనే, రాజీనామా। चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए चलन की शुरुआत करते हुए किम्स के सनशाइन अस्पताल के डॉक्टर ने देश में पहली बार नैनोस्कोपी तकनीक के माध्यम से फ्रोजन कंधे की सर्जरी कर एक नए क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत करी है। डॉक्टर ने कहा कि सुई कैमरा जिसका आकार 2 मिलीमीटर से कम है को कंधे के जोड़ में डाला जाता है, जिससे कि मरीज को त्वचा पर कोई चीरा लगाए बिना इंजेक्शन दिया गया हो। जोड़ के अंदर का हिस्सा सीधे टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। बताया गया है कि सूक्ष्म ज्ञान को नैनोस्कोपी कहते हैं और उन्होंने कहा कि इसके जरिए जोड़ में विभिन्न प्रकार की चोटों की पहचान की जा सकती है।
क्षतिग्रस्त हिस्सों को नैनोस्कोपी की मदद से ठीक किया जा सकता है। किम्स के ननपेन हॉस्पिटल में कंस्टेंट शोल्डर सर्जरी, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि पूरी प्रक्रिया स्थानीय एनेस्थीसिया के तहत की जा सकती है और मरीज को उसी दिन छुट्टी दी जा सकती है। डॉक्टर गुरुवाल रेड्डी ने कहा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए नरवेचना ट्रस्ट के तहत गरीबों के लिए घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी कम कीमत पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। కింద మీరు గమనించినట్టయితే అది నానోస్కోప్, ఇది 2 mm సైజ్ ఉంటుంది. దీన్ని డైరెక్ట్ గానే మనం జాయింట్ ప్రవేశపెట్టవచ్చు. దీన్ని స్కిన్ కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దీనికి కుట్ల అవసరం లేదు. సో నో నైఫ్ నో స్టిచ్ టెక్నాలజీ. మీరు గమనించినట్టయితే రెగ్యులర్ ఆర్థోస్కోపీతో ఉన్న డ్యామేజ్, మజిల్స్ కానీ స్కిన్ కానీ ఉన్న డ్యామేజ్ నానోస్కోప్తో 80% తగ్గుతుంది. అదే బ్లీడింగ్ కూడా, బ్లీడింగ్ కావచ్చు, స్కిన్ డ్యామేజ్ కావచ్చు, మజిల్ డ్యామేజ్ కావచ్చు, మిగిలిన టిష్యూస్ డ్యామేజ్ కావచ్చు, ఈ నానోస్కోప్తో 80% డ్యామేజ్ తగ్గుతుంది. సో పేషెంట్ హీలింగ్ బెటర్గా ఉంటుంది, బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తుంటాయి. सांसद का मानसून सत्र जारी है और हाल ही में दिवंगत हुए सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर बीआरएस पार्टी ने मणिपुर दंगों पर लोकसभा में संगत प्रस्ताव दिया है। बीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव ने लोकसभा महासचिव को दिया ये प्रस्ताव में बीआरएस ने मांग करी है कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर में हिंसा पर बयान देना चाहिए। वहीं केटीआर ने ट्विटर के जरिए मणिपुर में हुई हिंसा पर प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि बीआरएस सदस्य संसद के दोनों सदनों में मणिपुर में हिंसा का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वह मांग करेंगे कि केंद्र सरकार इस घटना पर उचित तरीके से प्रतिक्रियाएं दे। उन्होंने मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने वालों को कड़ी सजा देने की मांग करी है। एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव, दूसरी तरफ कम दबाव के कारण पूरे तेलंगाना में भारी बारिश हो रही है। हैदराबाद के मौसम विभाग ने कहा कि कम दबाव के प्रभाव से राज्य में 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। पता चला है कि कई जिलों में बादलों की गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश के संकेत हैं। एक बयान के मुताबिक आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि कोमारम, भीम और आसिफाबाद, मर्चियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली और महबूबनगर जिलों में बहुत भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने यहाँ वहाँ भारी बारिश की आशंका के चलते वरंगल, हरमकोंडा, चनगाम, सिद्दीपेट, यदाद्री, भुवनगिरी, रंगारेड्डी, विकाराबाद, सागररेड्डी, मेदक, नारायणपेट और हैदराबाद जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद, करीमनगर, पेदापल्ली, मुलुगु, भदाद्री, कोदागुडेम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, मेडचल, मल्काजगिरी और कमारेड्डी जिलों में यहाँ वहाँ भारी बारिश की संभावना के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने जताया है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो का काम शुरू हो गया है। 5.5 किलोमीटर की इस मेट्रो लाइन पर 5 स्टेशन होंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड HMRL के प्रबंध निदेशक NVS रेड्डी द्वारा इसी विकास कार्य के बारे में क्या जानकारी दी गई, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मिलने के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल के रुके हुए कार्य को शुरू किया गया है। MGBS से फलनुमा के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन मार्ग में दारुल शिफा जंक्शन, पुरानी हवेली, एतबार चौक, अलीजा कोटला, मीर मेमिन दायरा, हरिभौली, शाह अली भंडा, शमशीरागंज और अलियाबाद आएंगे। MGBS से फलनुमा के बीच सालार जंग संग्रहालय, चार मीनार, शाह अली भंडा, शमशीरागंज और फलकनुमा स्टेशन होंगे। हालांकि सालारगंज और चार मीनार के बीच की दूरी 500 मीटर है। सालार जंग संग्रहालय और चार मीनार स्टेशनों के नाम हैदराबाद शहर के ऐतिहासिक और गौरव को दर्शाते हैं। इस मार्ग में 21 मस्जिद, 12 मंदिर, 12 आशुर खान, 33 दरगाह, 7 कब्रिस्तान, 6 छिल्ला और 103 धार्मिक व संवेदनशील संरचनाएं हैं। वक्रता का समायोजना, वायाडक्ट और ऊंचाई, मेट्रो स्तंभ स्थानों का उपयुक्त परिवर्तन के अलावा धार्मिक और संवेदनशील संरचनाओं का बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सीएम केसीआर, मंत्री केटीआर के निर्देश के अनुसार 4 धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए मेट्रो रेल निर्माण में सुधार किया जाएगा।
धार्मिक और संवेदनशील संरचनाओं को बचाने के लिए सड़क विस्तारीकरण को 80 फीट तक सीमित रखा जाएगा। पुराने शहर के स्टेशन स्थानों पर सड़क को 120 फीट चौड़ा रखा जाएगा। इस परियोजना में 1000 से अधिक परिसंपत्तियां प्रभावित होंगी। इसके चलते प्रभावित संपत्तियों के लिए अलग अलग रेखा चित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसके तैयार होते ही भूमि अधिग्रहण नोटिस भी दिया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना ने कई तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं। उस समय पूरी परियोजना की लागत 14,000 करोड़ रुपए की आंकी गई थी, मगर कोविड लॉकडाउन के समय 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। कोविड के दौरान मेट्रो रेल को काफ़ी घाटा हुआ है। इस समय काफ़ी सुधार हुआ है। हर दिन 5 लाख लोग मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। वैसे तो विश्व में संचालित 200 से अधिक मेट्रो परियोजनाओं का निर्माण सरकारी धन से किया गया, लेकिन हैदराबाद मेट्रो का निर्माण निजी सार्वजनिक भागीदारी के अंतर्गत L&T कंपनी द्वारा किया गया। हैदराबाद शहर को विश्व स्तरीय शहर का स्वरूप प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब तक 2 कॉरिडोर पूरे हो चुके हैं और तीसरा कॉरिडोर अधूरा है। MGBS के फलुकनामा तक मेट्रो रेल शुरू होते ही यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ मेट्रो रेल को लाभ ही लाभ होने की संभावना है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मेट्रो का कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री केसीआर ने लकड़ी का पुल से BHL के विस्तारीकरण प्रस्ताव केंद्र सरकार को पास मंजूरी के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री ने हयातनगर से पटानचेरू तक मेट्रो विस्तारीकरण की भी घोषणा की। राज्य में साल के अंत में चुनाव होने हैं और हम देख ही रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने कैसे अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। जब BRS हैट्रिक मारने को बेकरार है, वही कर्नाटक की जीत को तेलंगाना में दोहराने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी रेस में पीछे नहीं रहना चाहती। तभी तो हाल ही में राज्य में नेतृत्व में भी फेरबदल कर दिया गया, जिससे कि आंतरिक कलह के पर विराम लगा है और विधानसभा चुनाव पर फोकस किया जाए। अब बात करते हैं राजा सिंह की, जिनके निलंबन को खत्म करने की मांग उठा रही है, पर देखा जाए और ये लगता है कि पार्टी ने अब तक कुछ तय नहीं किया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। नेतृत्व में हालिया फेरबदल के बाद तेलंगाना भाजपा के सत्ता गलियारे में एक बड़ा सवाल गूंज रहा है कि क्या राजा सिंह जहीराबाद से सांसद के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि गोशामहल विधायक राजा सिंह, जो निलंबित थे, जहीराबाद से सांसद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। यदि नहीं तो हैट्रिक बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद करने के लिए कोई अन्य पार्टी उन्हें गोशामहल से विधायक टिकट का भी दे सकती है। फायरब्रांड नेता माने जाने वाले राजा सिंह ने वर्ष 2014 और 2019 में गोशामहल से भाजपा के टिकट पर 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा और बाद में चुनाव जीते। वहीं देखा जाए तो राजा सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र गोशामहल में खासे लोकप्रिय हैं, तो शायद वे यहीं से चुनाव लड़ना चाहें, पर पार्टी लगता है कि उनके बारे में कुछ और ही सोच रही है। वहीं दूसरी ओर पार्टी से संबंधित कुछ मुद्दों के कारण भाजपा नेतृत्व चाहता है कि राजा सिंह गोशामहल से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में चले जाएं। उन्होंने उन्हें जहीराबाद सांसद सीट की भी पेशकश की। वहीं विधायक जहीराबाद MP सीट से चुनाव लड़ने के लिए अनुच्छुक है। गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। वे अपनी लोकप्रियता को भुनाने के लिए यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही भाजपा नेतृत्व विक्रम गौड़ को आगामी राज्य चुनाव में गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारना चाहते हैं, जो वरिष्ठ नेता मुकेश गौड़ के बेटे हैं। मुकेश गौड़ ने महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र, जो अब गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र है, से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। विक्रम गौड़ को निर्वाचन क्षेत्र में दबदबा हासिल हो गया है, जिसका प्रतिनिधित्व कभी उनके पिता करते थे। इसलिए भाजपा उन्हें यहां से टिकट देना चाहता है। अड़ियाल रवैया और किसी समझौते पर पहुंचने पर विफलता के कारण पार्टी नेतृत्व राजा सिंह के निलंबन से प्रतिबंध नहीं हट रहा है, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के विवाद के बाद निलंबित कर दिया गया था। इस सब के बीच हाल ही में तेलंगाना के मंत्री हरीश राव और राजा सिंह के बीच हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन रही है।
वहीं देखा जाए तो विधायक ने बाद में स्पष्ट भी किया कि वह न तो पार्टी बदलने की सोच रहे हैं और न बीआरएस पार्टी में जा रहे हैं, और इस तरह फिलहाल तो उन्होंने कोई पार्टी बदलने की अफवाहों पर विराम लगा दिया। पूर्व में हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ मामले दर्ज किए थे और पीडी एक्ट लगाया था। उन्हें तब तक सेंट्रल जेल चेरलापल्ली में भी रखा गया जब तक कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द नहीं कर दिया और उनकी रिहाई का आदेश नहीं दिया। इस सब के बीच देखना है कि भाजपा कब उनका निलंबन रद्द करता है और आखिरकार वे अपनी पसंदीदा गोशमाल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ भी पाते हैं या नहीं। वही इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो यह तो साफ हो गया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है।